शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें, जिसे लिखा है अनुपम मिश्र ने। रजत बूंदें से अभिप्राय यह है कि यहाँ जो पानी की एक बूंद होती है वो चांदी के बूंद के समान दिखाई देती है, इसलिए लेखक ने इसको रजत बूंदें कहा है। यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हराहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। लेखक का कहना है कि जो चेलवांजी है वो पसीने से तरबतर है, अर्थात पूरी तरह से भीगा हुआ है। और यहाँ चेलवांजी कहने पर अभिप्राय कुएं की खुदाई एवं चिनाई करने वाले लोगों से है। यहाँ पर कुआं के जगह पर कुएं बनाई जाती है। कुएं के भीतर में जो काम कर रहे चेलवांजी हैं वो पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है और लेखक का मानना है कि जो खुदाई है 30 से लेकर के 35 हाथ तक हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी, अर्थात जैसे जैसे भीतर खुदाई होती जाती है भीतर की गर्मी बढ़ती जाती है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। लेखक का कहना है कि जो कुएं का व्यास होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो घेरा है बहुत ही संकरा होता है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। यहाँ जो मिट्टी होती है वह चेलवांजी से उसकी पीठ और छाती से लेकर के एक एक हाथ की दूरी पर मात्र होती है। उखरू से अभिप्राय पंजे के बल एवं घुटने को मोड़ करके बैठने से है। इतना संकरा जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। और लेखक कहते हैं क्योंकि जगह संकरी है इसलिए जो खुदाई का कार्य है न तो कुल्हाड़ी से हो सकता है न फावड़े से हो सकता है। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, इसलिए खुदाई करने के लिए एक अलग अस्त्र का उपयोग किया जाता है जिसे यहाँ के लोग बसोली कहते हैं। और बसोली एक छोटी सी डंडी तथा छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का, अर्थात लकड़ी के हत्थे वाला लोहे का नुकीला औजार होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती का काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। जहाँ कुएं की गहराई में काम चल रहा होता है वहाँ की मेहनत में गर्मी का भी असर दिखाई देता है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग ऊपर बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं वो लोग बीच बीच में अपने मुट्ठी में रेत भर करके अंदर फेंकने का कार्य करते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है। ऐसा मानना है कि ऊपर में जो ताज़ी हवा होती है वो नीचे की ओर जाती है और गहराई में दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। और गहराई में जो सांस को रोकने वाली गर्म हवा होती है वह ऊपर लौटने लगती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। लेखक का कहना है कि ऊपर से यदि रेत फेंकते हैं तो रेत के कण चेलवांजी के सिर पर न लग जाएं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। इसलिए चेलवांजी क्या करते हैं, एक बर्तन को टोपी की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने सिर पर लगा लेते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। आगे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से चेलवांजी कुएं की खुदाई कर रहा है और अंदर मलबा जमा हुआ है। तो नीचे जैसे ही चेलवांजी कुएं की खुदाई करता है तो मलबा जमा हो जाता है। मलबा से अभिप्राय खुदाई से निकली हुई मिट्टी से है। ऊपर रस्सी के एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। फिर ऊपर से रस्सी के सहारे एक छोटा सा डोल या फिर बाल्टी कह सकते हैं नीचे उतार दी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है और उसमें मिट्टी को भर दी जाती है।
पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। लेखक का कहना है कि भले ही सावधानी बरती जा रही हो, फिर भी खींचते समय कभी-कभी बाल्टी से कुछ रेत, कंकड़ या पत्थर नीचे गिरने की संभावना बन पड़ती है। टोप उनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा और जो टोपी होगी इससे क्या होगा, चेलवांजी के सिर को बचाने का कार्य करेगा। चेलवांजी यानी चेजारो, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यहाँ चेलवांजी को चेजारो के नाम से भी पुकारते हैं और चेजारो कहने पर अभिप्राय कुएं का काम करने वाला होता है। ये क्या होते हैं, तो एक प्रकार के विशेष दक्षतम लोग होते हैं, अर्थात अपने काम में प्रशिक्षित होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है और उनके द्वारा जो काम किया जाता है या जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को चेजा कहते हैं। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह कोई साधारण ढांचा नहीं है, अर्थात चेजारों के द्वारा कुएं बनाने का जो कार्य होता है एक साधारण ढांचा मात्र नहीं होता। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुएं का अभिप्राय है एक बहुत छोटा सा कुआं। कुआं स्त्रीलिंग, कुआं पुल्लिंग है, कुईं स्त्रीलिंग है। लेखक का मानना है कि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो कुआं होता है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है और जो कुईं होती है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, अर्थात इसकी जो छुटपन है मात्र व्यास में ही छुटपन देखी जा सकती है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। लेखक का कहना है कि राजस्थान में ये जो कुएं बनाई जाती है कहीं पे कुछ कम, कहीं पे कुछ ज़्यादा गहराई होती है और एक विशेष कारणों से होता है जो वहाँ की परिस्थिति पर निर्भर होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुएं का अलग होना कुएं से एक भिन्न अर्थ भी लिया जा सकता है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। लेखक का कहना है कि जब कुआं खोदते हैं तो उससे भूजल अर्थात भूमि के अंदर का जल प्राप्त होता है, लेकिन कुएं जो होती है भूजल से ठीक उसी प्रकार नहीं जुड़ पाती जैसे कुआं जुड़ता है। इसके लिए एक अलग पद्धति अपनानी पड़ती है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, अर्थात कुएं जो होती है वो वर्षा के जल को समेटने का काम करती है और ये अनोखे अंदाज से करती है। तब भी जब वर्षा नहीं होती, अर्थात जब वर्षा नहीं होती तब भी कुएं वर्षा के जल को समेटने का काम करती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल, अर्थात कुएं के अंदर से जो जल प्राप्त होता है वो न तो सतह पर बहने वाला जल होता है न भूमि के अंदर का जल होता है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, अर्थात इसको हम नेति नेति अर्थात अंतहीन या फिर जटिल मामला कह सकते हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। लेखक कहते हैं कि जो रेगिस्तानी भूमि होती है इसमें रेत का जो विस्तार होता है बहुत ही गहराई होती है या फिर अथाह होती है, अर्थात जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। रेगिस्तानी क्षेत्र में जब वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है तो भी रेत के अंदर समा जाने का डर लगा रहता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। लेखक का कहना है कि इस मरुभूमि में भी भूमि के अंदर कहीं कहीं पर खड़िया पत्थर मिल जाती है जो 50 से लेकर के 60 हाथ की दूरी में नीचे मिलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है और लेखक का कहना है कि यह पट्टी जहाँ भी पाई जाती है काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। ऊपर से सतह से यह पट्टी दिखाई नहीं देती क्योंकि रेत के अंदर दबी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जो बड़े क्षेत्र होते हैं उन बड़े क्षेत्रों में जब कुएं खोदते हैं तो उस समय मिट्टी में जो परिवर्तन अर्थात बदलाव आता है वो खड़िया पट्टी से पता चल जाता है।
बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल जाता है और जो कुआं होता है, कुआं में पानी जो होती है वो लगभग 1.5 से लेकर के 200 हाथ में निकल आता है। पर प्रायः खारा होता है, लेकिन यह जो पानी होता है वह खारा होता है। तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाने का कार्य किया जाता है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। पट्टी खोजते समय जो परंपरा से अनुभव प्राप्त किए रहते हैं, उनके अनुभव का सहारा भी लिया जाता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है। बरसात की जो पानी होती है उस क्षेत्र विशेष में अंदर है तो उसका पता भी चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।